हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के पॉलिटी के ये लेक्चर 7 में। बीच में हम लोग की क्लास थोड़ी सी रुक सी गई थी। चलते आगे। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 6 तक कवर किया है और 1853 का चार्टर अधिनियम, जो कि अंतिम चार्टर अधिनियम था उस समय का, वो भी हमने कवर किया है। और ये भी जाना कि सिविल सर्विसेज की सबसे पहले खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ 1853 ईस्वी के एक्ट से शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये ताज का शासन, इसे ताज का शासन क्यों कहा गया पता है आपको? 1858 से 1947 ईस्वी तक कंपनी का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि 1858 से पहले जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, कंपनी अपने आकाओं के फरमान के अनुसार, इंग्लैंड से जो उसको फरमान प्राप्त हो रहा था उसके अनुसार यह भारतीयों पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार करना शुरू किया। अपने फायदे और लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना मोनोपोली को इस्टेब्लिश करने लगा। इस चीज को देखते हुए भारतीयों में एक अवेयरनेस आया, भारतीय जग गए और उसके बाद इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो यह इसकी आग जो है इंग्लैंड तक पहुंची और इंग्लैंड सरकार को यह लगा कि अब अगर भारतीयों के पक्ष में कुछ नहीं बोला जाए तो मामला हमारे फ्यूचर में कुछ खराब हो सकता है। ये भविष्य को देखते हुए तुरंत एक कानून पारित करता है, जिसको हम 1858 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं, और पारित करके उसे भारत भेजा जाता है। और ये उसका मुख्य उद्देश्य कहा जाता है कि ये जो है, इसका मुख्य उद्देश्य को शासन को अच्छा बनाने वाला, यानी अभी अब से जितने भी कानून और जितने भी अधिनियम बनाया जाएगा, ये भारत में जो शासन हो रहा है इसको अच्छा बनाने के लिए, यानी कहीं ना कहीं एक प्रलोभन था इंग्लैंड सरकार की ओर से, भारतीयों के लिए एक प्रलोभन था कि आप जो है हमारे खिलाफ कदम ना उठाएं। हम जो भी कुछ करेंगे वो आपके लिए ही करेंगे, जो भी कानून बनेगा वो आपके लिए ही बनेगा और हम शासन को अच्छी तरह चलाएंगे। अब क्या हुआ, इसमें 2-3 स्टेप उठाई गई। क्या? पहला कि जो कंपनी के द्वारा जो शासन किया जा रहा था अभी तक भारत में, तो अब ब्रिटेन को, यानी ब्रिटिश सरकार को अब ये भरोसा नहीं रहा कि कंपनी उसके पक्ष में काम करेगी या 100% उसको फॉलो करेगी। उसको कहीं ना कहीं एक सस्पेंशन हुआ और लगा कि ये जो अभी तंत्र है हमारा, कहीं ना कहीं ये हमारे उद्देश्य को फ्लॉप कर देगा। इसने क्या किया, एकाएक इसने 2-3 कदम उठाया। पहला कि कंपनी को सिरे से समाप्त कर दिया। कब? 1858 में इसी एक्ट के द्वारा कंपनी को फिनिश कर दिया गया। अब कहा भाई, कंपनी जब फिनिश हो गई तो भारतीयों पर राज करने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसने क्या किया, उसके जगह पे एक अपने पार्लियामेंट से, यानी कि इंग्लैंड से कैबिनेट के मंत्री को भारत का राज्य सचिव बना के भेजा कि अब जो है इसके डायरेक्शन में वहां के जो भी रूल नियम कानून होगा वो लागू किया जाएगा। और क्या किया गया कि कम से कम जिस तरह इंग्लैंड में राजा है, राजा के अंडर में सब कोई है, तो भारत में भी तो कुछ होना चाहिए। अब इंग्लैंड से तो राजा आ नहीं सकते, तो दिमाग लगाया उसने और कहा कि एक डम्मी इंसान भेजो। डम्मी मतलब कहो कि आप अपने क्या कहते हैं उसको, प्रतिनिधि को भेजते हैं कहीं पे अपना कार्य करवाने के लिए। तो इंग्लैंड सरकार ने क्या किया, अपने प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति का चयन किया जिसे वायसराय कहा गया। इसका मतलब इससे पहले जो गवर्नर पढ़े थे हम लोग, गवर्नर जनरल पढ़े थे, तो वो गवर्नर और गवर्नर जनरल को हटा के उसका पद को समाप्त करके एक नया पद का सृजन किया गया, उसे कहा गया वायसराय। अब भारत में 1858 में पहले, सबसे पहले जिस जिस वायसराय की नियुक्ति की गई थी वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया और कहा गया कि इंग्लैंड की सरकार की तुम प्रतिनिधि करो। बट इसके ऊपर भी पूरे भरोसा नहीं, तो इंग्लैंड सरकार ने क्या किया, अपने कैबिनेट से एक शख्स को उसके हेल्प के लिए भेजा, जिसे हम भारत के राज सचिव के नाम से जानते हैं। यही नहीं, उसने
और एक कदम उठाया। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित किया गया था तो उस समय एक निकाय, एक बॉडी का गठन किया गया था, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 1858 के एक्ट में फिनिश कर दिया गया कि नहीं, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रहेगा। उसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि 1784 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। प्रशासन यानी वाणिज्यिक व्यापार ये सब कुछ देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जिम्मेदारी दी गई थी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन करके इसको कहा गया तुम पॉलिटिकली यानी राजनीतिक जो भी गतिविधियां हैं तुम उस पर नजर रखो। तो दो बॉडी अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा था। तो एक हिसाब से 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन प्रणाली का स्थापना किया गया था। बट 1858 के आते आते जब इंग्लैंड सरकार ने यह महसूस किया कि अब इस तरह के कार्य से भारतीयों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं क्षति हो सकता है इंग्लैंड गवर्नमेंट को, तो उसने जल्दी जल्दी अपने फैसले में बदलाव लाया और अपना जो तंत्र था उसमें बदलाव लाया और इसने 1858 ईस्वी में आकर के ये दोनों बॉडी को, दोनों निकाय को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया और कहा कि इसके जगह पे भारत का राज्य सचिव काम करेगा। इससे पहले था गवर्नर जनरल का परिषद हुआ करता था। हम लोग भी पढ़े थे कि 1773 में इसके पहली बार वॉरेन हेस्टिंग की मदद के लिए इसका गठन किया गया था। इसको भी समाप्त करके अब क्या किया, नया सिरे से 15 सदस्य परिषद का एक गठन किया गया। अब कहा गया कि भारत का राज्य सचिव जो होगा उसका मदद ये कौन करेगा, ये 15 सदस्यीय परिषद। इस तरह भारत पे कंट्रोल करने के लिए, एक अधिकार जमाने के लिए और अपने शासन को और मजबूत करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया और इस एक्ट को लाया गया। और इस एक्ट में कहा गया कि ये कानून को अच्छा यानी शासन को अच्छा बनाने वाला कानून, ताकि भारतीय ब्रिटिश के खिलाफ ना हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय था उसके खिलाफ ना हो, भारतीय फौज इंग्लैंड गवर्नमेंट के खिलाफ ना जाए, इसीलिए ये सारे कदम इसने उठाया। तो इसके मुख्य बिंदु दो तीन चीज आप याद रखेंगे कि महारानी विक्टोरिया उस समय की रानी थी। इसने क्या किया, अपने हाथ में पूरी तरह सत्ता ले लिया और जो गवर्नर था, इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो सारे पद खत्म कर दिए गए। वायसराय का नया पद बनाया गया जो कि इंग्लैंड गवर्नमेंट का प्रतिनिधि हुआ करता था, यानी वहां की महारानी की, और सारे जो टैक्स, राजस्व या सैन्य जो भी कुछ हुआ करता था, जो कंपनी देखरेख करती थी, अब इंग्लैंड की सरकार ने पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया, यानी इंग्लैंड की महारानी की। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या कि 1858 का एक्ट शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट, अधिनियम। दूसरा कि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल के पद समाप्त करके वायसराय की नया पद का सृजन। तीसरा, वायसराय की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए भारत का राज सचिव का नियुक्ति। चौथा, भारत के राज सचिव का हेल्प करने के लिए दोस्तों 15 सदस्यीय परिषद का गठन। तीसरा कि भारत में अब जो भी राजस्व या फिर जो भी सैन्य कार्रवाई या कुछ भी इस तरह के मामला होंगे, ये सारे चीज पे कंट्रोल किसने ले लिया, इंग्लैंड के महारानी ने। इतने ही बात आपको इसमें 1858 के एक्ट में याद रखना है। और दो एक बिंदु जो एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ दोस्तों, वो ये है कि अब जो है भारत में जो 15 सदस्य जो परिषद थी, ये भारत में कोई अगर कार्य हो तो यहाँ पे भी ये मुकदमा चला सकता था, या फिर इस मुकदमे को वो इंग्लैंड की सरकार में भी जाके इंग्लैंड में भी चला सकता था, या उसके द्वारा कुछ कार्य करने पे उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। इस तरह का भी प्रावधान इस एक्ट में लाया गया था। मैं एक बात और बता दूं, अभी जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं यह पॉलिटी से संबंधित है, इसे हम हिस्ट्री से रिलेटेड करके ना देखें। कुछ बिंदु है जो हिस्ट्री से कनेक्ट होगा, वो बिंदु मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। चूंकि हमारा ये पर्पस पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम जब हिस्ट्री को कवर करेंगे तो उस समय उन सारे बिंदु को इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसलिए आप ये ना सोचे कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में फला बिंदु छूट गया या कुछ हो गया, कुछ छूटा नहीं है। उन सारी चीज जो पॉलिटी से रिलेटेड है, सॉरी हिस्ट्री से रिलेटेड है, मैं उसे अभी यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो आप होप कि आपका आज की क्लास जो मैंने लिया, ये आपको बहुत कुछ जानकारी दिया गया होगा, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।
इस तरह मेंस का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। होप कि आप भी इसको कंटिन्यू बना के रखेंगे, मैं भी कंटिन्यू बना के रखूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।